हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 2 का जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ब्लॉक 2 का यूनिट 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में नैरेटिव अप्रोच क्या होती है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी। आज इसके ही हम सेकंड पार्ट में की एजम्पशंस क्या होती है उनकी बात करेंगे। जिसको स्टार्ट करते हैं कि एजम्पशंस क्या होती है नैरेटिव अप्रोच की, जिसमें हमने नंबर 1 पे करेंगे क्लाइंट एंड प्रॉब्लम। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, जो क्लाइंट है वो अलग है और जो प्रॉब्लम है वो अलग है। क्लाइंट को ये बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ काउंसलर थेरेपिस्ट कि जो प्रॉब्लम है वो अलग है और वो जो खुद है जो क्लाइंट वो अलग है। द क्लाइंट इज नॉट डिफाइंड बाय द प्रॉब्लम दैट ही प्रेजेंट्स इन द थेरेपी सेटिंग। दिस डज नॉट हैपन ओनली फ्रॉम द थेरेपी बट ऑल्सो फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट की साइड से भी होता है कि जो थेरेपी जो सही उसमें ये कहा जाता है कि क्लाइंट इज़ नॉट डिफाइंड बाय द, कि जो क्लाइंट है वो उसकी प्रॉब्लम से उसको डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि क्लाइंट अलग है और उसके अंदर वो जो उसकी प्रॉब्लम को वो जो लेके आया है वो अलग है। प्रॉब्लम एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसको उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहा है। ए पर्सन हु इज़ डिप्रेस स्टार्ट्स कंसीडरिंग हिज पर्सनैलिटी है। जो एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को कहता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, वो क्यों अपने को लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वो अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बना लेता है उसको। ही नीड्स टू बी मेड अवेयर, उसको भी अवेयर कराया जाता है दैट डिप्रेशन इज ए स्टेट। जो डिप्रेशन एक एक्सटर्नल स्टेट है, ना कि एंड नॉट ए लॉन्ग टर्म चेंज, ना कि कोई लॉन्ग टर्म चेंज है जो हमेशा हमेशा रहेगा। डेट हैज़ टेकन प्लेस इन द लाइफ ऑफ द क्लाइंट, यानी उसको आइडेंटिफाई कराया जाता है खुद के बारे में। द पीपल स्टार्ट आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द हेल्प विद द प्रॉब्लम एंड दिस इज डिस्करेज बाय द अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है, इसको ये बताया जाता है कि जो प्रॉब्लम है वो अलग है, आप अलग हो। अगर आप अपने आप को डिप्रेस फील करते हो तो जो प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन है, वो उसके जो फैक्टर्स हैं वो अलग हैं। वो जो आपको इस बारे में फील करने के लिए आपको इंक्रेज कर रहे हैं। अदरवाइज क्या है, आप अलग हो, आप अपने ऊपर जो डिप्रेशन है जैसे उसको हावी क्यों नहीं देते हो, उसको आप अलग रखो। और आप जो खुद जो है वो अलग है, आप खुद इस लायक हो, आप खुद इतने कैपेबल हो, आप पे खुद इतनी आप इतने खुद कॉम्पिटेंट हो कि जो है अपने जो है जो आपको जो प्रॉब्लम आप जो फेस कर रहे हो, जिसको आपने अपने नरेशन के थ्रू बताया है, पूरी स्टोरी को बताया, अपना जो प्लॉट है उसको चेंज करो, क्योंकि वो गलत है। आप उसको इतना अपने ऊपर हावी होने मत दो। देन है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का जो क्लाइंट है, हमने पढ़ा है, जो बेस्ट इन्फॉर्मेंट कौन है, खुद क्लाइंट है। क्लाइंट ही अपने बारे में अच्छे से जानता है, क्योंकि क्लाइंट ने वो सब चीज़ें फेस की होती है। तो इन्होंने कहा कि हिज इन्फॉर्मेशन एंड हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ आर कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो उस खुद को होते हैं, क्लाइंट को, जिसको जो कि अपनी लाइफ को, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि अगर उसकी लाइफ का जो स्टोरी होता है उसका एक प्लॉट होता है, उसी के हिसाब से सब एक्शंस होते हैं, उसको सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, सिर्फ क्लाइंट ही अपनी स्टोरी का ऑथर भी है एंड वो क्या है, उसका हीरो भी है। क्लाइंट सेंस व्यू सेज दैट बिकॉज क्लाइंट स्पेंड द मैक्सिमम टाइम विद देम, तो क्लाइंट ही अपने ऊपर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। एंड क्लाइंट्स डू नो देयर कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइंट ही अपने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानते हैं, कहाँ उनको डिलेमा है उसके बारे में जानते हैं। तो इसलिए क्या होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है इसमें, इस थेरेपी में ओनली क्लाइंट होता है। फिर क्लाइंट की कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या है कि क्लाइंट को अवेयर कराना कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या है। ये मेन एजम्पशंस होते हैं इस थेरेपी में कि द क्लाइंट इज रिसोर्सफुल, ही हैज़ मैनी स्किल्स, उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। एंड कॉम्पिटेंसीज होती है जो डील विद द प्रॉब्लम ही इज़ फेसिंग, जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसके लिए उसके पास उनको वो इस लाइक है, उसमें इतनी स्किल्स हैं, इतनी कॉम्पिटेंसीज है जिनके साथ वो फेस आराम से कर सकता है। सो इट इज़ द टास्क ऑफ द काउंसलर टू फाइंड आउट what are the competencies that have worked in the life of the client so far। कैसे जो क्लाइंट जब स्टोरी बता रहा होता है तो ये काउंसलर का काम होता है चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे वो उसको पकड़े उस पॉइंट को, कि जहाँ पे उसको लगता है कि ये उसमें स्किल्स हैं, वो इतनी कॉम्पिटेंसी है कि उस चीज़ को पहले जैसे उसने फेस की है वो उन पॉइंट्स को पकड़ के और फिर उसको नए तरीके से उसकी जो स्टोरी का प्लॉट बनाने में उसको हेल्प करे, उसकी नई स्टोरी बनाने में, नए ऑडियंस बनाने में, ताकि जो उन सब सिचुएशन से क्लाइंट जो है बाहर आ जाए जिस प्रॉब्लम में पहले से वो स्टक है। द काउंसलर शुड बी able to find the strength the client has in its narrative। जो बता रहा होता है जब क्लाइंट अपने बारे में, तो उसमें उस चीज़ को
आइडेंटिफाई करे, उसको फाइंड आउट करे, ताकि फिर उसकी हेल्प करे कि आपकी ये स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी ये वीकनेसेस हैं, उनको देखकर जो ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज होती हैं वहाँ से उसको ढूंढे, या जो वो बोल रहा होता है उनको ढूंढे। कहने का मतलब क्या है कि काउंसलर का काम क्या होता है, जो क्लाइंट की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस को अलग करे, और जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी कॉम्पिटेंसीज हैं, उसकी स्किल्स हैं, उनकी हेल्प से उसको अपनी जो प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प करे। क्लाइंट के एक्सेप्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्लाइंट जो है वो चेंज तभी होगा जब जो है उस चीज़ के लिए वो तैयार होगा। क्लाइंट शुड बी रेडी टू चेंज। Till the point of intervention, it is difficult for the client to believe that they can change their। शुरू में जब वो आते हैं तो क्या होता है, उनको लगता है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अगर जो क्लाइंट ईजिली जो कि एक्सेप्ट करते हैं, जो चेंज को करना चाहिए, व्हेन दे एक्सेप्ट, जो उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, दैट दे कैन चेंज द स्टोरी, दिस गिव्स देम अ सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव दैट इज अवेलेबल टू देम। तो इस ढंग से जो अगर जो जितना विलिंग होंगे, जितना ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार होंगे, उतने ही ईजिली वो क्या होंगे, क्लाइंट अपने आप को चेंज कर पाएंगे। देन गोल्स एंड स्टेप्स इन द नैरेटिव काउंसलिंग। गोल्स क्या होते हैं? गोल 1, सबसे पहले क्या होता है, जो क्लाइंट आता है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, सफरिंग्स होती हैं, तो उसको उस टाइप से रैपिड बनाना, उसको उसकी स्टोरी को सुनना, उसको कंफर्ट लेवल में लेके आना। द फर्स्ट गोल इज़ टू इन्वाइट पीपल एंड मेक देम अवेयर ऑफ द स्टोरीज, उनकी जब खुद की लाइफ की स्टोरीज अबाउट द स्टोरीज ऑफ देयर लाइफ, एंड फैसिलिटेट देम टू शेयर द सेम विद द थेरेपिस्ट ऑफ द काउंसलर। यानी उसकी हेल्प करना, उसमें उसको लोग जब आते हैं उनकी लाइफ की जो स्टोरीज हैं, जो उसकी सफरिंग्स है लाइफ की, उनको एक स्टोरी के रूप में सुनना। एंड दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर दी स्टोरीज एनेबल्स देम टू एक्सप्रेस द स्टोरीज इन न्यू एंड फ्रेश लैंग्वेज। उसी ढंग से वो कहते हैं कि ऐसा करने जब वो शेयर करते हैं तो वो अपनी स्टोरी को और अच्छे तरीके से न्यू एंड फ्रेश लैंग्वेज में, अपने जो खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसा करने से उनको मौका मिलता है किस चीज़ का, अपनी स्टोरी को नए तरीके से फ्रेश लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का। जब ये बात करें आफ्टर इंटरवेंशन, दिस न्यू लैंग्वेज हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द क्लाइंट लाइफ। जो न्यू एंड फ्रेश लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं व्हेन दे चेंज द प्लॉट ऑफ देयर स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर। फिर है गोल 2। द सेकेंड गोल इज़ टू मेक द क्लाइंट अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट। कि सेकेंड गोल में क्या होता है, क्लाइंट को ये अवेयर कराना कि आपकी जो लाइफ में कल्चर, जिसको हमने सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का नाम दिया था अपनी अर्लियर वीडियो में, आप उसमें सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपने इसमें क्या कि उनको ये अवेयर कराना कि आपकी लाइफ में जो कल्चर है उसका क्या रोल है, उसके बारे में भी उनको अवेयर कराना, कहाँ पे कल्चर ने, कहाँ पे लोगों ने आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला है। गोल 3, द थर्ड गोल इज़ टू एनलार्ज द पर्सपेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, जो एक नैरो पर्सपेक्टिव से हटकर एक लार्ज तरीके से सोचना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, आप हर तरीके से सोचो इस बात को, जो आप प्रॉब्लम को बता रहे हो, तो उसको आप डिफरेंट अपने थोड़ा एनलार्ज करो अपने पर्सपेक्टिव का, ताकि आपको जो है ऑल्टरनेटिव दिखाई दे, आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप ही मिले। फिर है गोल 4। द गोल 4 क्या होता है, टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव। जब आपका पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाएगा तो आपको क्या होता है, ऑल्टरनेटिव भी अपनी स्टोरीज के मिलने शुरू हो जाते हैं। आप ब्रॉड माइंडेडली बात करो, ब्रॉडर बात करो, एक छोटी सी बात को लेके मत बैठो। दैट अ क्लाइंट हैव बीन होल्डिंग सो फॉर, अपनी लाइफ में जो उन्होंने पहले से ही काफ़ी लंबे समय से जो उन्होंने एक लेके बैठे हुए हैं, उस चीज़ को वो बाहर निकले, उसमें अपने ऑल्टरनेटिव उनको एक्सप्लोर करने में हेल्प की जाती है। टू अचीव द अबव मेंशन गोल, जनरली नैरेटिव काउंसलिंग यील्ड्स फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसमें इन्होंने कहा था, अभी हमने जो ये जो गोल्स की बात की है, ये सारे ऊपर गए हैं हमारे यहाँ पे, इसमें उन्होंने कहा कि इन सब गोल के साथ हम क्या करते हैं, आगे जो स्टेप्स कैसे बनते हैं इसके। ये तो 4 गोल हो गए इसके नैरेटिव काउंसलिंग के। अब है नंबर 1 पे नेमिंग दी प्रॉब्लम। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है क्लाइंट की, जब वो अपनी प्रॉब्लम को लेके आता है, जो अपनी स्टोरी बता रहा होता है, पोएम बता रहा होता है पोएम के फॉर्म में, तो उसको क्या कहता है, पहले आप जो आपकी प्रॉब्लम है उसको एक नाम दो। नाम देने से क्या होता है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को, जो भी हैं हमारे वीकनेसेस क्या, स्ट्रेंथ्स क्या, हमें उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी ऑफ ए लूजर। इन मोस्ट इंस्टेंसेस द स्टोरी इज यूज्ड विद सम एडजेक्टिव दैट इज़ गिवन बाय द क्लाइंट। जैसे क्लाइंट ने कहा कि मैं हमेशा डिप्रेशन में रहता हूँ, ठीक है, या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, ए स्टूडेंट परसीव्स हिमसेल्फ एज नॉट इंटेलिजेंट एंड हैंस फेल्स इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होता है, स्टोरी क्या बन जाएगी, आई एम नॉट इंटेलिजेंट। तो वो यानी हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई उनको क्या करना है, कोई ना कोई आपको नाम देना है, ताकि उस प्रॉब्लम को हम समझने में, उसको बारे में एक्सप्लोर करने में हेल्पफुल हो। सेकेंड है डिस्कशन ऑन द डेप्थ एंड इंटेंसिटी। अब जो हमें प्रॉब्लम का नाम मिल गया,
अब उस प्रॉब्लम के बारे में पूरा डेप्थ में जाना है, कब से वो प्रॉब्लम है, कैसे वो स्टार्ट हुई है, कैसे उसने क्लाइंट की लाइफ को अफेक्ट किया है ना। उस प्रॉब्लम को हम उसको इंटरलाइज भी करें और फिर उसको प्रॉब्लम को एक्सटर्नलाइज भी करें कि वो जो प्रॉब्लम है वो आपका पार्ट नहीं है, आप खुद इंडिपेंडेंट एक एंटिटी हो और जो प्रॉब्लम है वो अलग चीज़ है। दिस सेशन इंक्लूड्स इन द डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज स्टेटेड बाय द क्लाइंट। जो क्लाइंट बता रहा है उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करना, हमें नाम तो दे दिया, अब उसके जिस कारण से उसकी जो लाइफ है, हाउ दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन डिसरप्टिव द क्लाइंट्स लाइफ, जैसे वो प्रॉब्लम जो है किस तरह से, हाउ दिस प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम उसको डिस्टर्ब कर रही है, कैसे उसकी लाइफ को वो डोमिनेटिंग वे में अफेक्ट कर डाल रही है। तो व्हेन पीपल आर, अब उन्होंने क्या कहा, जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो व्हेन पीपल आर फ्रीड फ्रॉम सेल्फ ब्लेम, जब जो क्लाइंट है वो अपने गिल्ट से, शेम से, सेल्फ शेम से बाहर आ जाता है, दे आर मोर लाइकली टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। अब वो अपनी खुद की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। फिर दैट में लीड टू एज्यूम ए पोजिशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड ओवरकमिंग ए प्रॉब्लम, तो उसमें जो प्रॉब्लम उसको हो रही थी उसको रेसिस्ट करता है और उस प्रॉब्लम के साथ वो क्या है, ओवरकम कर जाता है। तो इस टाइप से उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा लेटर एग्जाम्पल दे रखा है, लेटर से स्टूडेंट परसीव हिमसेल्फ एज नॉट इंटेलिजेंट बिकॉज ऑफ द, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे रखा है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स का कोई उस पर रोल है, टीचर्स का रोल है, कोई और सिग्निफिकेंट पीपल है उनका रोल है। तो वो क्या कहते हैं, उनको दे टोल्ड हिम दैट ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, वो उनको कहते हैं, जब पेरेंट्स हैं, जब टीचर्स हैं या और जो उसकी लाइफ में जो अटैच्ड लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। वास्तव में क्या होता है, ये एक्सटर्नल रीज़न है जो कि अलग है। जो अगर वो कहते हैं उनको कहने, तो आप क्या चाहते हो, आपको खुद के लिए क्या लगता है, इस चीज़ के बारे में बहुत डीपली उसको एक्सप्लोर किया जाता है। फिर टू एनकरेज द क्लाइंट टू हैव एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लुकिंग, अब जो आप जो स्टोरी बता रहे हो उसमें आपको उसमें अपने आप को देखना है, अपने आप को उसको इस लाइक बनाना है, उसको इनक्रेज करना है कि वो उसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सोच सके कि आप जो कह रहे हो ऐसा है, अगर ऐसा ना हो तो तब क्या हो, उस टाइप से उसको इंक्रेज करना है। दिस टाइप द क्लाइंट इज एनकरेज टू गिव अप द स्टोरी, अब स्टोरी जो फुल ऑफ सफरिंग्स है उसको डिस्क्रेज करना है। तो डिस्क्रेजिंग जो उसको डिस्क्रेज कर रही है ना, इफेक्टिव जो उसकी लाइफ को इफेक्ट डाल रही है नेगेटिवली, तो उसको वो छोड़कर उसको एक्सप्लोर करना है कि आपको बेटर तरीके से एक नई स्टोरी बनानी है, तो बेटर देन द प्रीवियस स्टोरी से अलग स्टोरी बनानी है। एंड द न्यू स्टोरी इज कंसिडर्ड टू बी मोर कंस्ट्रक्टिव, जब नई स्टोरी बनाओगे वो ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, जो आपकी लाइफ को अच्छे तरीके से उस पर इफेक्ट डालेगी। फिर इमेजिंग चेंज लाइफ, अब जब आपने लाइफ का प्लॉट चेंज कर दिया, आपने नई स्टोरी बना दी, उसके ऑल्टरनेटिव वेज देख लिए, फिर आप इमेजिंग सोचो जो आप लाइफ जैसा चाहते थे वो लाइफ होगी, तब क्या होगा, विजुअलाइज, अब इसको बोलते हैं विजुअलाइज करना, कि अपनी लाइफ के बारे में खुद सोचो, उसको इंटरलाइज करना, अपने बारे में सोचना कि जो लाइफ आपने सोची थी अगर वो लाइफ अब आपको मिल जाती है। द क्लाइंट इज आस्क्ड टू इमेजिन हाउ वुड बी हिज लाइफ, कैसे उसकी लाइफ होगी अगर उसकी जो लाइफ की स्टोरी है, अगर जो लाइफ की स्टोरी है वो चेंज हो जाती है, तब आपकी लाइफ आप इमेजिन करो। द मेंटल एक्सरसाइज और हाउ इट विल चेंज क्लाइंट्स लाइफ इज टेक करना, आप वो इमेजिन करें कि आप सोचो जो आप लाइफ चाहते थे अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है तब आपको कैसा फील होगा। देन द क्लाइंट इज एनकरेज टू क्रिएट एन ऑडियंस टू सपोर्ट द न्यू स्टोरी, अब क्या, जब नई स्टोरी बन गई, इमेजिन लाइफ हो गई, ठीक है, उसके बाद कहा जाता है अब सोचो जो लोग जो हैं, जैसे पेरेंट्स हमने पीछे किए, टीचर्स किया, आपकी लाइफ में जो सिग्निफिकेंट पीपल है उनको भी आप साइड में रखो और आप ये सोचो जो इमेजिन करो, जो ऑडियंस है आपके जो प्लॉट अपने स्टोरी का बनाया है उसको लिए सोचो। द क्लाइंट टू फाइंड द न्यू ऑडियंस दैट विल परसीव द स्टोरी इन द राइट पर्सपेक्टिव, आप ऐसे लोग सोचो जो आपकी लाइफ में आपको जो है इनक्रेज करते हैं अच्छी चीज़ के लिए, और एक इमेजिन जो है वो करो, ऑडियंस के बारे में सोचो जिससे आपका जो आपको हेल्प करे। दैट विल ऑल्सो सपोर्ट द क्लाइंट बाय एक्सेप्टिंग द स्टोरी विद ओपन माइंड, आपने जो नई स्टोरी बनाई है उसको ओपन माइंड से उस चीज़ को वो एक्सप्लेन, उसको एक्सेप्ट कर सके। सिंस द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट डेवलप्ड इन द सोशल कंटेक्स्ट, इट इज एसेंशियल टू क्रिएट सपोर्टिंग, अब क्योंकि हम सभी सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ऐसा सपोर्टिंग एनवायरनमेंट उसको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब रोल ऑफ थेरापिस्ट, इसमें थेरापिस्ट का रोल क्या होता है, सिर्फ वो क्या करता है, उसको फैसिलिटेट करता है। द थेरेपी शुड बी गुड फैसिलिटेटर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या करता है, उसका सिर्फ फैसिलिटेट करता है, उसकी हेल्प करता है, उसकी स्टोरी को सुनता है। तो क्या है, ही शुड बी केयरिंग टुवर्ड्स द क्लाइंट के साथ, जैसा भी क्लाइंट है, जैसी भी उसकी लाइफ की स्टोरी उसको सुनता है, केयरिंग होता है। इंटरेस्टेड जो क्लाइंट की जो स्टोरीज होती हैं
वो उनमें क्या होता है, उनको सुनता है, इंटरेस्टेड होता है उसकी स्टोरीज को सुनने में। ही शुड बी रिस्पेक्टफुली क्यूरियस, यानी उस रिस्पेक्टफुली उसको रिस्पेक्ट भी देता है और क्यूरियस भी होता है कि वो आगे वो क्या बोलता है उसके बारे में, ताकि वो बंद के रहे, क्लाइंट को कहीं भी ये ना लगे कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ही शुड नॉट डिस्टर्ब द प्राइवेसी को बहुत ध्यान रखना है, कहीं भी क्लाइंट को ये ना लगे कि मेरी जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो रही है, वो कहीं बाहर शेयर हो रही है। ही शुड बी ओपन टू ऑल स्टोरीज दैट कम फ्रॉम द डिफरेंट तरह के जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी सबकी डिफरेंट स्टोरीज होती है, तो उन सबको सुनने के लिए वो ही शुड बी ओपन। और वो क्या होता है, बिकॉज द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, पार्टिसिपेंट बनता है जो उसकी स्टोरी वो सुन रहा है उसको सुनता है बहुत ध्यान से, फिर उसका प्रोसेस में उसको फैसिलिटेट करता है। एंड वन ऑफ द बेसिक टास्क ऑफ द थेरेपिस्ट क्या होता है, इज टू हेल्प द क्लाइंट कंस्ट्रक्ट, जो क्लाइंट है उसकी स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करने में उसकी हेल्प करता है। दैट इज़ मोर यूजफुल विच विल हेल्प हिम, जो स्टोरी वो नहीं बनाएगा क्लाइंट, विच विल हेल्प हिम टू गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि आज की डेट में जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है ही इज़ फेसिंग, उससे उसको बाहर निकलने में हेल्प करेगा। एंड ही डज दिस बाय आस्किंग अप्रोप्रिएट, अब उससे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ताकि जो है कहीं पे भी वो जो क्लाइंट है उसको उससे विश्वास बना रहे, कहीं पे भी वो अपने आप को डाउन फील ना करे, या अपनी अब जो स्टोरी सुना रहा है उसमें उसको इंटरप्ट ना करे। तो क्या है, दिस क्वेश्चन आर नॉट हाइपोथेटिकल, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये नहीं होते हैं, बट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द, जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन देता है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं स्टोरी फॉर्मेट पे। हम वो जैसे जो है जब वो स्टोरी बोलना शुरू करता है तो उसी के हिसाब से उसका प्लॉट देखकर, उसकी स्टोरी को देखकर जो आपका जो ये थेरेपिस्ट होता है वो उसी के हिसाब से जो क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। अब बात करते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। ऑलमोस्ट सभी स्टोरीज सभी में सेम ही होता है कि जिन्हें हम काउंसलर की क्वालिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हो गया कि कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू दी करेक्टरिस्टिक, जो ट्रेड्स होते हैं थेरापिस्ट के बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग। हिज क्वालिटीज जैसे ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, जो है रिलेशनशिप में जो आपका जो थेरापिस्ट है वो क्या है, ऑप्टिज्म होना चाहिए, रिस्पेक्ट दे, वो सबको क्यूरियस रहे, परसिस्टेंट रहे, ठीक है। इसके अलावा जो है इट इज़ सेट द थेरेपी इज इफेक्टिव इन द क्लाइंट नॉलेज इज़ वैल्यूड, उसके जो क्लाइंट बोल रहा है उसको उसकी जो नॉलेज उसको वैल्यू दे, है ना। द थ्योरी थेरेपी इज अ कंप्लीट कोलैबोरेटिव वर्क बिटवीन द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट या काउंसलर, दोनों के जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन एनी काइंड ऑफ द थेरेपी और काउंसलिंग। द थेरेपिस्ट डज हैव एन अथॉरिटी इन द सेशन, उसके हालांकि उसकी अथॉरिटी होती है, कमांड होता है, हाउएवर लेकिन ही ट्रीट्स द क्लाइंट, वो जो है क्लाइंट को ही एक्सपर्ट मानता है, क्लाइंट ही खुद अपनी लाइफ का हीरो भी है और वो क्या ऑथर भी है। द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस कंटेंट इज दैट रीटेलिंग, अब जो क्लाइंट जो स्टोरी सुनाना होता है उसकी स्टोरी को सुनकर उसको रीटेल करता है, सुनाता है, ताकि द क्लाइंट्स गेट, क्योंकि अगर क्लाइंट बार बार अपनी स्टोरी बताएगा तो क्या होगा, गेट सैचुरेटेड विद द प्रॉब्लम, जो अपनी जो लाइफ में स्टक है, जो अपनी प्रॉब्लम को सुन के जो स्टोरी सुना रहा है, बार बार वो स्टोरी सुनाता है लोगों से, कहता है काउंसलर को बोलता है, तो ऐसे में क्या होता है उसको अपनी लाइफ की सफरिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे जाती है, प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरीज होती हैं उसकी। अब वो क्या करता है, जब उसकी बात सुनता है थेरेपिस्ट तो क्लाइंट के मुंह से, उसके बाद जब अपने वर्ड्स में जब उसको सुनाता है तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं क्लाइंट को ये फील होता है कि नहीं मेरा जो है गलत है, मेरा व्यू जो है वो गलत है। तो विद द हेल्प ऑफ द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट डिस्कवर्स ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसको मिलता है जब थेरेपिस्ट उसकी हेल्प करता है। ही ऑल्सो फाइंड बेटर रिसोर्सेज, द थेरेपिस्ट डज आस्क क्वेश्चन इन सच ए मैनर दैट द क्लाइंट इज फोर्स्ड टू थिंक अबाउट द ट्रूथ, इस ढंग से क्वेश्चन पूछता है ताकि जो है जो क्लाइंट होता है ही इज फोर्स्ड टू थिंक अबाउट द ट्रूथ, क्योंकि उसको मालूम होता है जो स्टोरी जो मैं गलत जो स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे आज की डेट में ट्रूथ बन गई है, तो उसके बारे में उसको सोचता है, वो थिंक करता है कि मैं जो कर रहा था वो मैं गलत कर रहा था, जो मेरा बिलीफ सिस्टम था वो गलत था, और वो क्या करता है फिर उसके हिसाब से सर्चिंग फॉर द न्यू ऑल्टरनेटिव, तो ओल्ड स्टोरी का जो क्या करता है न्यू ऑल्टरनेटिव सोचना शुरू कर देता है। द पास्ट विच हैज़ बीन ऑलरेडी लिव्ड, जो ऑलरेडी जो ऐसा पास्ट जिसमें क्लाइंट ऑलरेडी रह रहा था, बिकम्स द बेस फॉर, अब वो बेस बन जाता है फाइंडिंग द न्यू ऑल्टरनेटिव, नए ऑल्टरनेटिव को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि नए ऑल्टरनेटिव जो है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ऑल्टरनेटिव, कि उन्हें पहले ऐसा किया था, अब उस चीज़ का वो ध्यान रखता है कि नहीं मैं जो उस समय ऐसा किया था वो गलत किया था। आप ऐसे हम अपनी ओर से भी कर सकते हो, जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो गुड लिसनर भी होगा, वो सपोर्टिव भी होगा, है ना, उसको ऑनर भी करेगा, उसको रिस्पेक्ट भी करेगा, उस पर ट्रस्ट भी बनाएगा,
तो इस टाइप वो फैसिलिटेटर तो है ही है। तो इस टाइप से आप अपने आप भी कुछ अपनी ओर से भी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। देन है टेक्निक्स। टेक्निक्स में क्या कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है इन नैरेटिव काउंसलिंग। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चनिंग टेक्निक। क्वेश्चनिंग टेक्निक क्या होगी? क्वेश्चनिंग इज द बेसिक टूल ऑफ द नैरेटिव थेरेपी। इसमें क्या कहता है, जो थेरेपी जो होता है वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको कुछ कोई पर्टिकुलर कोई टेक्निक होती है, जैसे हमने अभी भी पढ़ा है। जब वो बोलता है, जब वो अनकवर करता है अपनी लाइफ को, अपने जो क्लाइंट है अपनी स्टोरी को बता रहा होता है, तो उसमें से ही जो है वो क्वेश्चन निकालता है और ऐसा पूछता है कि ताकि जो है क्लाइंट के अंदर एम्पैथेटिकली कहीं पे भी उसको बिना इंटरप्ट किए भी उसको ड्यू रिस्पेक्ट के साथ क्लाइंट से क्वेश्चनिंग करता है, ताकि कहीं पे भी क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि उसके जो है पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ही इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इसमें क्या है कि द ऑलवेज रिलेशन टू द कंटेक्स्ट दैट अ क्लाइंट प्रोवाइड्स टू द, जो उसको बता रहा होता है इन्फॉर्मेशन। द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट टू गैदर इन्फॉर्मेशन। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका इन्फॉर्मेशन गैदर करने का पर्पस नहीं होता, बट टू एनेबल द क्लाइंट टू एक्सपीरियंस अ न्यू पर्सपेक्टिव, ताकि क्लाइंट क्या करे, बल्कि पर्पस क्या होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना ताकि जो है क्लाइंट को हम हेल्प कर सकें ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करने में और न्यू पर्सपेक्टिव को फाइंड आउट करने में। अनदर पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन इन विच द क्लाइंट इज प्रोग्रेसिव। दूसरा पर्पस क्या होता है कि देखना कि जब क्लाइंट बोल रहा होता है अपनी स्टोरी के बारे में, तो उसको देखना कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस चीज़ को उस अंडरस्टैंड करना, उस डायरेक्शन को, वहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछना ताकि क्लाइंट को भी बोलने में इजी रहे कि ऑलरेडी वो उस लाइन पे बोल रहा है, और काउंसलर को भी हेल्प मिले उसके बारे में जो ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, जब ऑलरेडी वो बोल रहा है। तो थेरेपिस्ट आज द क्वेश्चन विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसके साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करेगा, कहीं पे भी उसमें ये ना लगे कि मेरे से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, ताकि उसमें क्या कहता है मेन पर्पज ऑफ द क्वेश्चन इज़ नॉट टू डिग, बहुत ज़्यादा हमें एक्सप्लोर नहीं करना है और गेट कोई हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है फ्रॉम द क्लाइंट, रादर इट इज़ टू मेक द क्लाइंट अवेयर और द थेरेपिस्ट गेट डायरेक्शन एज टू हाउ टू गो अबाउट, ताकि सिर्फ ये होता है उसका बहुत गहराई से नहीं पूछना है, बल्कि इन्फॉर्मेशन इसलिए कलेक्ट करनी है, इसलिए क्वेश्चन पूछने हैं ताकि थेरेपी आगे कैसे प्लान करनी है, कैसे उसके स्टेप्स करने, कैसे उसका प्रोसेस रहेगा, उसमें हमारे को हेल्प हो सके। When the therapist asks question, he takes care that these are not based on the any assumption। कोई भी assumption based नहीं होते ये, बल्कि जैसा जब बोलता रहता है उसके साथ कोई पहले से प्लान नहीं होते। तो उस समय क्या होता है, जैसा जैसा क्वेश्चन वो अपनी इंफॉर्मेशन बताता है उसके हिसाब से वो क्या करता है, फ्रेम करता जाता है बेस्ड ऑन द मटेरियल दैट द क्लाइंट गेव टू थेरेपी ड्यूरिंग दिस सेशन। वो बोलता जाएगा, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन होंगे वो फ्रेम होते जाते हैं। एज वी कैन सी क्वेश्चनिंग द क्लाइंट इज दिस अप्रोच इज नॉट सो ईजी, इतना ईजी नहीं है कहीं ना कि उसको ये ना लगे कि मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस किया जा रहा है। इट शुड नॉट बी चैलेंज आई बिलीव दैट अ क्लाइंट हैज अबाउट हिज लाइफ स्टोरी। एट द सेम टाइम द थेरेपी शुड बी एबल टू मेक हिम अवेयर। अवेयर कहाँ कराता है कि आपकी स्टोरी के जो आप बता रहे हो उसके ऑल्टरनेटिव वेज हैं ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अलग चीज़ है, आप अलग चीज़ हो, आप सिर्फ उसी पे क्यों फोकस कर रहे हो। जैसा कि आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आपके पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल है, आपके टीचर्स रेस्पॉन्सिबल, आपके सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म जो हमने बात की कल्चर है ना, आप उनसे बाहर निकलो और देखो कि आप खुद क्या हो। यानी कहने का मतलब है ऑल्टरनेटिव वेज को दिखाया जाता है क्लाइंट को। द क्लाइंट शुड नॉट फील दैट थेरेपिस्ट नोज इट ऑल एंड दैट इज वाई आस्किंग। कहीं पे भी क्लाइंट को ये ना लगे कि ऑलरेडी ये सब चीज़ें थेरेपिस्ट को पता है इसलिए वो मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, ही शुड बी एश्योर दैट हिज स्टोरी लाइफ स्टोरी यूनिक। उसको ये एश्योर कराया जाता है कि जो लाइफ स्टोरी बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। एंड थेरेपिस्ट इज क्यूरियस, और थेरेपिस्ट जो है उस चीज़ को सुनने में बहुत क्यूरियस है, ताकि वो बंद के रहे, उसको ये लगे कि हाँ अच्छा कितना इंटरेस्ट ले रहा है जो है काउंसलर थेरेपिस्ट जो है मेरी बात को सुनने में। यानी वो जो क्योंकि उसकी लाइफ की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, लोगों से हट के है। ठीक है, तो इसलिए द थेरेपिस्ट डज नॉट गिव द क्लाइंट ए क्विक फिक्स सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, रादर वो क्या करता है, इंकरेज करता है क्लाइंट को टू फाइंड सम ऑल्टरनेटिव बाय आस्किंग हिम अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। फिर एक्सप्लोर करना, डीकंस्ट्रक्शन करना। एक्सप्लोर का हमने ऑलरेडी भी किया है कि प्रॉब्लम जो हमने जब नेम दे दिया प्रॉब्लम को है, तो उसके बाद हमने उसको एक्सप्लोर करना है, हर तरीके से प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करके उसकी जो डीकंस्ट्रक्ट करके उसको नई स्टोरी को बनाना है, नई तरीके से उसकी जो स्टोरी है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये इसके बारे में क्या है कि नाउ दिस हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि थेरेपिस्ट डज नॉट लुक एट द क्लाइंट एज ए प्रॉब्लम। जो क्लाइंट है उसको ऐसे प्रॉब्लम नहीं देखता है, बल्कि क्लाइंट अलग है, प्रॉब्लम अलग है।
तो इन्होंने ये क्या कहा, ये फॉर एग्जांपल इन कॉग्निटिव थेरेपी उसके REBT जो हमने किया था, REBT अप्रोच की थी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, द थेरेपिस्ट ट्राइज टू मेक द क्लाइंट अवेयर द कॉज। उसमें हमने क्या किया था, जो क्लाइंट होता है उसको अवेयर कराया जाता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसका कॉज रूट क्या है, क्या कारण है, क्या उसकी इरेशनल बिलीव्स हैं, जिससे उनको इरेशनल बिलीव्स को उसके पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो वो सोच रहा है, जो उसकी स्टोरी वो कह रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ तो उसको चेंज करो, यानी प्रॉब्लम अलग है, आप अलग हो। तो इस टाइप से उन सब चीज़ों का एक्सप्लोर किया जाता है, उसकी थिंकिंग को चेंज किया जाता है। देयर इज नो करेक्शन सजेस्टेड फ्रॉम द थेरेपिस्ट एंड द थेरेपिस्ट फैसिलिटेट द क्लाइंट टू कम अप विद ऑल्टरनेटिव। उसकी स्टोरी के ऑल्टरनेटिव को उसको दिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि सोचो आपकी स्टोरी अगर ऐसी होगी तो कैसा होगा, उसके ऑल्टरनेटिव सोचो। द थेरेपिस्ट इज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द प्रॉब्लम फर्स्ट बिकम एविडेंट। उसको ये बताया जाता है, थेरेपिस्ट क्या कहता है कि उसको ये दिखाया जाता है कि क्लाइंट को क्या कैसे उस चीज़ को उसको फाइंड आउट करता है, कैसे उसकी प्रॉब्लम जो है इतनी क्लियर हुई, कैसे उसकी लाइफ में उसने जो जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हावी जिसको बोलते हैं, ही ऑल्सो एक्सप्लोर हाउ द प्रॉब्लम अफेक्ट द लाइफ ऑफ द, कैसे जो प्रॉब्लम है उसने क्लाइंट की लाइफ को अफेक्ट डाला है। इन दिस अप्रोच द थेरेपिस्ट ट्राइज टू हेल्प द क्लाइंट टू डिकंस्ट्रक्ट दी जो उसकी स्टोरीज हैं, उनको सेक्योरिटी स्टोरी जो कि प्रॉब्लम से रिलेटेड है, प्रॉब्लम से भरी हुई स्टोरीज हैं, उनको डिकंस्ट्रक्ट कराया जाता है। दिस इज डन विद कॉशन दैट द क्लाइंट्स ट्रूथ इज नॉट चैलेंज। ये तब होता है जो क्लाइंट जब अपनी स्टोरी बता रहा है उसको चैलेंज नहीं किया जाता, बल्कि उसको सपोर्ट किया जाता है नए ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढने में। द क्लाइंट इज मेड अवेयर अबाउट हिज टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड एंड दिस हेल्प हिम टू फ्री, उसकी हेल्प की जाती है ताकि फ्री हिमसेल्फ टू फाइंड न्यू ऑप्शंस टू द स्टोरी दैट ही बिलीव्स इन। जैसा वो स्टोरी चाहता था उसमें उसकी हेल्प की जाती है स्टोरी को प्लॉट करने में, उसको नए ढंग से उसको इमेजिन करने में। सेकंड टेक्निक कौन सी है, एक्सटर्नलाइजेशन, कि आप अलग हो, क्लाइंट अलग है एंड प्रॉब्लम क्या है वो अलग है, इस चीज़ में उसकी हेल्प की जाती है। उसके अलावा हम जो प्रॉब्लम है उसको नाम दो ताकि है उसको मालूम हो सके कि ये प्रॉब्लम जो है मेरी नहीं है, ये तो लोगों ने मुझे दी है। In this technique, the objective plays an important role. The client is encouraged to look at this problem in the objective manner. Objective का मतलब क्या है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव नहीं है, जिसमें किसी का कोई बायस नहीं है, किसी का अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं है। हम इसमें ऑब्जेक्टिव तरीके से अपने जो हमारा मेन पर्पस होता है हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। द चेंजेस in language help the client to understand the problem better way. This leads to separation of the problem from the person. For example, rather than labeling the person as, जैसे इन्होंने कहा कि एक कोई पर्सन है वो अल्कोहल लेता है ना, तो इसका मतलब नहीं है कि वो अल्कोहलिक है, बल्कि ही इज रेफर्ड टू एज ए पर्सन हु हैज़ ए प्रॉब्लम विद अल्कोहल। ऐसा है बल्कि जिसको प्रॉब्लम, वो उसने कहा कि अल्कोहलिक का मतलब ये नहीं कि वो अल्कोहलिक हो गया अगर उसे ड्रिंक करना शुरू कर दे, बल्कि उसको ऐसा है कि अल्कोहल जब वो लेता है तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है, यानी जब वो अल्कोहल लेने के बाद वैसे प्रॉब्लम विद अल्कोहल। दिस वे ऑफ लुकिंग, आप ये सोचो कि जब भी आप अल्कोहल लोगे तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो दिस वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम कीप्स द प्रॉब्लम एंड पर्सन अपार्ट। जब आप ये सोचोगे कि मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, अल्कोहल अलग है और मैं अलग हूँ, और जब भी मैं अल्कोहल लेता हूँ तभी मुझे प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा सोचने से आपको क्या होगा, आप दोनों अलग हो, आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी। तो इस टाइप से उन्होंने कहा है कि इस थ्योरी में हम कैसे जो है क्वेश्चनिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं, कैसे उसको एक्सप्लोर करते हैं, डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द पर्सन इज कॉल्ड एक्सटर्नलाइजिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है जब उसको अलग कर दिया, प्रॉब्लम को आपसे खुद से क्लाइंट से अलग कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलाइजिंग कन्वर्सेशन। तो इसमें क्या होती है टेक्निक, फर्स्ट टू मैप द इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑन द पर्सन लाइफ। ये कब होता है, पहले इस चीज़ को मैप करना कि जो प्रॉब्लम है उसने कितना अफेक्ट दिया गया है पर्सन की लाइफ पर, एंड व्हाट इज़ द पर्सनस कंट्रीब्यूशन। मतलब ये तो हो गया प्रॉब्लम का, अब पर्सन ने अपनी लाइफ पे जो प्रॉब्लम ने अफेक्ट डाला है उसका कंट्रीब्यूशन कैन द डेवलपमेंट द प्रॉब्लम, कितना वो डेडिकेटेडली उसने मतलब कि उस चीज़ को माना है। जैसे हमने बताया कि अल्कोहलिक है ना, अल्कोहल उसने पिया तो वो अल्कोहलिक हो गया, मतलब अल्कोहल पिया तो उसकी हेल्थ ख़राब हो गई, ये हो गया प्रॉब्लम का ने कैसे इम्पैक्ट डाला। अब वो अगर लगातार पीता चला गया तभी तो उसकी प्रॉब्लम हुई उसको, तभी तो उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आया, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया था। यानी अब कैसे प्रॉब्लम ने असर डाला और कैसे उसने जो है प्रॉब्लम के आगे घुटने टेक दिए।
हमें इस चीज़ के बारे में इसमें पढ़ना है। तो व्हेन द थेरेपी यूज द फर्स्ट टेक्निक, दिस जनरेट्स अ ग्रेट डील ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल, इट इज डन, देन पीपल आर लेस अशेम्ड। अगर वो खुद उसने इम्पैक्ट डाला है तो उन्होंने क्या कहा है कि इस ऐसा फील करने से, ऐसा करने से उनको जब इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि हाँ मैं अलग हूँ, वो अलग हो है, एंटिटी अलग है और मैं अलग हूँ, प्रॉब्लम अलग है, तो ऐसा करने से क्या होता है, दे आर फील लेस, उनको कम शर्मिंदा होता है। एंड दिस इज डन सिस्टमेटिकली सो डैट दिस मेक्स द पर्सन फील ही इज बीइंग अंडरस्टूड बाय समवन। तब उसको ये लगता है कि हाँ मेरी कोई बात सुनी जा रही है। जब उसकी प्रॉब्लम के उसको ऑल्टरनेटिव दिखाए जाते हैं तो उसको ये लगता है कि हाँ कोई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी बात सुने, सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस कारण से क्या होता है, वो उसके मोटिवेशन मिलती है, लेइंग द फाउंडेशन फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्टोरी, अपनी खुद की स्टोरी को रिकन्स्ट्रक्ट करने में उसको मोटिवेशन मिलती है। एज अ therapist help the client to trace the problem, the origin of the problem is understood। अब वो समझ आता है उसकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैसे है, तो जिस कारण से वो क्या होता है उसकी प्रॉब्लम का जो प्लॉट है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करता है। एंड द सेकंड टास्क क्या होता है, मैपिंग द इफेक्ट ऑफ द पर्सन इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कहाँ पे उसकी प्रॉब्लम ने उसको अफेक्ट किया है। दिस गिव्स द क्लाइंट द फीलिंग दैट द प्रॉब्लम इज नॉट ऑल दैट डोमिनेटिंग एंड ही इज़ नॉट हेल्प। अब उसको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम इतनी जो है, जो जब वो नई प्रॉब्लम करेगा तो उसको क्या लगता है, या उसको समझ आ जाती है, अपनी इंसाइट हो जाती है, उसको वो इंटरलाइज करता है, अपने आप को अलग कर देता है प्रॉब्लम से, उसको एक्सटरलाइज करता है प्रॉब्लम को। तो ऐसे केस में वो कैसी सिचुएशन में वो क्या करता है, उसको अपने आप को वो हेल्पलेस नहीं महसूस करता, वो अपने आप को लगता है कि डोमिनेटिंग, उसकी जो प्रॉब्लम है वो अब इतनी डोमिनेटिंग नहीं है उसको, क्योंकि उसको हैंडल सिचुएशन जो होती है, जो सिचुएशन को वो हैंडल करना सीख जाता है। तो ये है हमारा जो है सेकेंड पॉइंट। अब हम बात करें सर्च फॉर यूनिक आउटकम्स। अब जब वो ये सब चीज़ें होती हैं तो वो अपने स्टोरी में खुद ही जब उसका प्लॉट करता है, खुद ही उसके बारे में कहाँ गलत था कहाँ सही है उसको एनालाइज करना, एक्सटरलाइज करना, उसके विजुअल करना। तो ये सब करने के बाद क्या होता है, उसको यूनिक आउटकम भी दिखने शुरू हो जाते हैं कि अपनी खुद की स्किल्स के कारण, उसकी एक्सपर्टीज के कारण उसको लगता है कि मैं कहाँ पे गलत था। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे जब उसके ये सारा शुरू में वही सब चीज़ें हैं कि द थेरेपिस्ट आस्क क्वेश्चन लाइक वेदर देयर वाज एनी टाइम। अब उसको दिखाता बोलता है थेरेपिस्ट कि आप सोचो वो टाइम, ऐसा टाइम जब आपने उस सिचुएशन हुई थी और उसको कैसे प्रॉब्लम को ओवरकम किया था, उसके जहाँ पे वो जैसे किया था वही आपका क्या यूनिक आउटकम है, वही आप में जो कुछ डिफरेंट है, जिस कारण से आप अपनी प्रॉब्लम को अभी भी फेस कर सकते हो। आफ्टर द क्लाइंट शेयर द यूनिक एक्सपीरियंस द फॉलोइंग क्वेश्चन आर पोज्ड टू हिम, व्हाट डू यू थिंक, दिस टेल्स मी वट अबाउट यू वॉन्टेड। अपनी लाइफ में आप क्या बनना चाहते थे और क्या यू हैव बीन ट्राइंग, अब आप क्या कर रहे हो अपने लिए, आप बनना क्या चाहते थे लेकिन आपने किया क्या, उसके एफर्ट्स क्या कर रहे हो। डू यू थिंक नोइंग अबाउट दिस एक्सपीरियंस, आपको लगता है विल अफेक्ट माई व्यू अबाउट, अगर आप जो अपनी ये सब चीज़ें मुझे बता रहे हो इस कारण से मेरा आपके लिए कोई व्यू चेंज हो जाएगा। इज़ देयर एनीवन, क्या कोई ऐसा है जो कि हु वुड बी लीस्ट सरप्राइज, जिसको बहुत कम सरप्राइज होगा, डैट यू कुड गेट होल्ड ऑफ द सिचुएशन। अगर आप सिचुएशन को होल्ड करना शुरू सीख जाते हो, कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा होगा जिसको ज़्यादा खुशी नहीं होगी, जो ज़्यादा सरप्राइज नहीं होगा। या वट एक्शन वुड यू टेक टू यूज़ दिस लैंग्वेज, टू यूज़ दिस नॉलेज अबाउट योर सेल्फ दैट यू कुड कंट्रोल योर। अब उसके लिए अगर आपको जब ये मालूम हो जाएगा कि अपनी सिचुएशन को, अपने आप को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो उस समय आप क्या एक्शंस लोगे, इन सब के बारे में जो है बात की जाती है। तो इस सारा उसी के बारे में इन्होंने दे रखा है कि जैसे कि नाउ द नेक्स्ट टास्क इज़ टू कन्वर्ट दिस यूनिक आउटकम स्टोरीज इनटू सॉल्यूशन। अब जो है यूनिक को क्या किया उन्होंने, सॉल्यूशन के ऊपर कर दिया। जो आपने आउटकम लिया उसको आप सिचुएशन को कैसे फोकस करोगे, कैसे इट कैन बी यूज्ड अगेन इन द फोर्थ कमिंग और एंटिसिपेट। आप अगर दोबारा आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे उसको फेस करोगे। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, दिस टेक्निक कॉल्ड द सर्कुलेशन टेक्निक, जिसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप से फ्रेम होते हैं। अब है ऑल्टरनेटिव स्टोरीज एंड री ऑथरिंग। अब क्या है, जब अपने यूनिक आउटकम हो गया, अपनी स्टोरी के हमने ऑलरेडी इस पॉइंट को काफ़ी डिटेल में पहले भी कर लिए कि ऑल्टरनेटिव, आपको अपनी स्टोरीज के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जो है खुद ही अपने जो है स्टोरीज़ को आप जब अपना रिकन्स्ट्रक्ट करोगे, अपनी स्टोरीज़ को सोचो आप कैसे कर सकते हो, आप री ऑथरिंग करो। आप जब आप खुद ही अपनी स्टोरी के
ऑथर हो, खुद ही आप उसके हीरो हो, तो सिस्टम में उसको डीकंस्ट्रक्ट करो ऑफ द स्टोरीज, ऑटोमेटिकली स्टार्ट द न्यू स्टोरीज। अपनी नई स्टोरी बनाओ और पुरानी जो स्टोरी है उसको डीकंस्ट्रक्ट करो। इस टाइप से क्या होता है, द टर्निंग पॉइंट कम्स इन द नैरेटिव थेरेपी व्हेन द क्लाइंट चूजेस एन ऑल्टरनेटिव टू न्यू स्टोरी ओवर द ओल्ड प्रॉब्लम सैचुरेटेड। जो पुरानी स्टोरी थी, जो प्रॉब्लम से भरी हुई थी, उसके ऊपर एक नई स्टोरी बनाता है। तो तब वो क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट वहाँ पे आता है। फिर आता है डॉक्यूमेंटिंग, जो भी इंफॉर्मेशन ली उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको चाहे वो पोइट्री के फॉर्म में करो, चाहे वो जर्नल के फॉर्म में करो, और जो भी हम उसकी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, है ना, उसको रिकॉर्ड में रख के उसके साथ जब ये थेरेपी पूरी हो जाती है, काउंसलिंग पूरी हो जाती है, तो उसको वो शेयर भी किया जाता है कि आपको दिया जाता है पूरा एविडेंस, क्या हमने ऐसे ऐसे इतने यहाँ से क्या जो है सेशन स्टार्ट हुए थे, हमने ये सेशन बनाए थे और हमने इस टाइप से आपसे रिकॉर्डिंग की और आपको कॉपी जो है प्रोवाइड की जाती है, ताकि आगे फ्यूचर में भी कभी भी अगर क्लाइंट किसी प्रॉब्लम में आता है तो वो उसको सुन के, उसको देख के और जो है फिर से उस चीज़ को अपनी लाइफ में हेल्प में यूज़ कर सके। ठीक है, दिस अप्रोच बिलीव दैट द स्टोरी टेक्स होल्ड ओनली व्हेन देयर इज एन ऑडियंस दैट इज अप्रिशिएट। ऑडियंस होंगे तभी अप्रिशिएट करेंगे, लोग होंगे। एंड दिस इज डन इन द थेरेपी बाय द थेरेपिस्ट। द थेरेपिस्ट राइट्स लेटर, वो लेटर लिखता है क्लाइंट के लिए रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस। जो चेंजेस हुए हैं, लेटर्स कह लो या यूँ कह लो कि डॉक्यूमेंट किया जाता है उस चीज़ को, ताकि जो है दिस लेटर ऑल्सो टेक्स द क्लाइंट एंड हाईलाइट द क्लाइंट्स अचीवमेंट। उसमें कल्चर को भी दिया जाता है, कैसे उसकी लाइफ को चेंज किया गया है, कैसे जो फैक्टर्स थे उन्होंने उसकी लाइफ को जो है प्रॉब्लम में डाला है, तो ये सब चीज़ें उसमें मैंशनड होती हैं। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर टेकन केयर ऑफ द वाइल राइटिंग ए लेटर। कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, द लेटर स्टार्ट विद अ रिव्यू ऑफ व्हाट हैपन इन द लास्ट सेशन। हमेशा जब नेक्स्ट सेशन लिया जाएगा तो पिछले सेशन को ऊपर बात की जाएगी, उस पर रिव्यू होगा। सेकेंड, हाउ द प्रॉब्लम इज अफेक्ट, कैसे जो प्रॉब्लम है क्लाइंट की लाइफ को अफेक्ट डाल रही है। क्वेश्चंस दैट द थेरेपिस्ट थॉट अबाउट द स्टोरी द क्लाइंट आफ्टर द सेशन इज ओवर। जब सेशन खत्म हो जाता है तो क्वेश्चनिंग टेक्निक को यूज़ करना है। व्हाट इज़ द यूनिक आउटकम, कौन सा यूनिक आउटकम है, उसके एक्सपेक्टेशन क्या क्या, उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, इन सब के बारे में बात की जाती है। दो तरह से इन्होंने कहा है कि टेक्निक पोइट्री होती है, जर्नल राइटिंग होती है। पोइट्री में क्या होता है, डीपर फॉर्म होता है नैरेटिव थेरेपी। दिस टेक्निक यूजेज मोर एब्स्ट्रैक्ट कैपेसिटी, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है ये। And this create vivid expressions of the memory of the client. It also helps the therapist to understand the client और उसकी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि पोइट्री फॉर्म में जाती है वो। सेकेंड कौन सा, जर्नल राइटिंग में दिस इज डन विद द इंटेंशन टू स्लो डाउन द, ताकि जर्नल में से बड़ी फॉर्म में आता, ताकि जो स्लोली उसको पढ़ सके, उसके स्लो डाउन दी थॉट प्रोसेस। द बेसिक बिलीफ बिहाइंड दिस इज थॉट एंड फीलिंग्स आर कनेक्टेड थ्रू वर्ड्स में, क्योंकि काफ़ी बड़े उसमें दिया जाता है उसको जर्नल राइटिंग को। दिस इज यूज, उसको होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क जो वो लेके आता है उनके बेस के ऊपर जो है क्या होता है, जर्नल राइटिंग की जाती है। तो आई थिंक ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं आप सबको वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ सबको मैं थैंकफुल करना चाहती हूँ कि आप सभी ने इस न्यू यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब एंड शेयर किए हैं, और जो आपकी क्वेरीज होती हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जब आप कैसे कोई भी कमेंट करते हैं या कोई भी चैट बॉक्स पे हमने कोई क्वेरी करते हैं, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।